देव बच्चों, आइए आज आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी अध्याय 1 में भाषा और व्याकरण पे, दूसरी अध्याय में चर्चा की थी वर्ण विचार पर और तीसरी अध्याय में चर्चा हुई थी शब्द विचार पे। आइए आज हम लोग अध्याय 4 में चर्चा करते हैं शब्द रचना। शब्द रचना, रचना का मतलब होता है निर्माण। शब्द कैसे कैसे बनते हैं, आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है उपसर्ग। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो समझ में आया कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय के साथ में जुड़कर, अर्थात किसी शब्द या अव्यय के साथ जब जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, अर्थात शब्द से पहले जुड़ते हैं तब उनके अर्थ में या उनके विशेषताओं में परिवर्तन होता है। जैसे कर्म के पहले सु उपसर्ग लगने से सुकर्म शब्द बन जाता है और इससे कर्म की विशेषता प्रकट हो जाती है। तो अब देखिए, इन वाक्यों को पढ़िए। हमें सदा दूसरों का उपकार करना चाहिए, किसी का अपकार मत करो। आजकल पढ़े लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं, इस भवन के आकार में बहुत विकार है। उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में कार शब्द का प्रयोग हुआ है। कार का अर्थ है करना या बनाना, किंतु इन वाक्यों में कार के पहले उप, अप, बे, वी शब्दांश लग जाने से इनके अर्थ में बहुत परिवर्तन हो गया है। जैसे सबसे पहला वाक्य देखिए, उपकार। अब कार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? उप। उपसर्ग जोड़ने से यह उपकार बना और इसका अर्थ क्या है? भलाई। अब दूसरा है अपकार। कार में अपसर्ग जुड़ गया, उपसर्ग जुड़ गया, तो कौन सा अर्थ बना? अपकार, और इसका अर्थ होता है बुराई। अब तीसरा है बेकार। कार में बे उपसर्ग जुड़ गया, तो बे उपसर्ग जोड़ने से बेकार बन गया और बेकार का क्या अर्थ होता है? बिना काम का। फिर है चौथे वाक्य में देखिए विकार। इसमें भी कार है और कार में वी उपसर्ग जुड़ गया है, तो यह कार से विकार बन गया, जिसका अर्थ होता है दोष। अप, उप, बे आदि शब्दांशों को व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि ऐसे शब्दांश या अव्यय, अव्यय का आप लोग जानते हैं कि जो जिसमें कोई परिवर्तन ना होता हो, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। तो शब्दांश या अव्यय जो शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसे कार, आपको बताया गया कार शब्द है और कार के आगे क्या क्या उपसर्ग जुड़ा? पहले उप जुड़ा पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में अप, तीसरे वाक्य में बे और चौथे वाक्य में वी। ये उपसर्ग जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं और जिसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे शब्दों को व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, इनको हम परिभाषित कैसे करेंगे? जो शब्दांश किसी के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे बेकसूर। अब कसूर एक शब्द है और उसमें बे उपसर्ग जुड़ गया तो बेकसूर बन गया। अब शब्द में परिवर्तन हुआ और उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। अब उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं देखिए। हिंदी में
तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों का प्रायः हिंदी प्रयोग होता है। जैसा कि तत्सम हमने आपको पहले अध्याय में भी बता चुके हैं कि तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तो तत्सम उपसर्ग भी संस्कृत से ही आते हैं। तो देखिए, जैसे अव, हीन और पतन। अब इसमें जुड़ गया तो क्या हुआ? अवगुण, अवनति, अवगत। इसका अर्थ क्या होगा? हीन और पतन। अव उपसर्ग लगने से कौन कौन से शब्द बने? अवगुण, गुण में अव उपसर्ग जुड़ा, अवगुण बना। नति में अव उपसर्ग जुड़ा, अवनति बना। और गत में अव उपसर्ग जुड़ गया तो अवगत बना। इसलिए इसका अर्थ है हीन और पतन। इसी प्रकार से अधि उपसर्ग कार। कार में अधि जुड़ा तो अधिकार बन गया। करण में अधि जुड़ा तो अधिकरण बन गया। और पति में अधि जुड़ा तो अधिपति बन गया, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब देखिए, अप, मान में अप जुड़ गया, अप उपसर्ग लगा तो अपमान हो गया। कार में अप उपसर्ग जुड़ा तो अपकार हो गया। और यश में अप उपसर्ग जुड़ा तो अपयश हो गया। इसका अर्थ होता है बुरा। फिर आता है निर। भय में निर जुड़ा तो निर्भय बन गया। मल में निर जुड़ा तो निर्मल हो गया। और दोष में निर जुड़ गया तो निर्दोष हो गया, जिसका अर्थ होता है अभाव। प्रा उपसर्ग देखिए, बल में प्रा जुड़ गया, प्रबल हुआ। चार में प्रा जुड़ गया, प्रचार हुआ। और भाव में प्रा जुड़ गया तो प्रभाव बना। इसका अर्थ होता है आगे और अधिक। अब आता है तद्भव उपसर्ग। अब देखिए, तद्भव कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि तद्भव किसे कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं किंतु धीरे धीरे प्रयोग होते 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 उनका अशुद्ध रूप प्रयोग होने लगता है, उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। तो उपसर्ग भी इसी प्रकार के होते हैं, जैसे अन। अब आदर, आदर के साथ अन जुड़ गया तो बन गया अनादर। पढ़, पढ़ के साथ अन उपसर्ग जुड़ गया अनपढ़। मोल, मोल के साथ अन उपसर्ग जुड़ गया अनमोल। अब इसका अर्थ क्या है? अभाव, निषेध, नहीं, कमी। इसी प्रकार से कुउपसर्ग। पुत्र के साथ कु जुड़ गया तो कुपुत्र। मार्ग में कु जुड़ गया कुमार्ग। पात्र में कु जुड़ गया कुपात्र, जिसका अर्थ होता है बुरा। ठीक है। अब देखिए, आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग क्या होते हैं? विदेशी भाषाओं के शब्दों के आने के साथ साथ विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग भी हिंदी में आए हैं। जैसा आपको पहले भी हमने बताया था कि विदेशी भाषाओं से कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं और जो विदेशी शब्द कहलाते हैं, तो विदेशी भाषाओं के साथ साथ विदेशी उपसर्ग भी आ गए हैं। देखिए वे कौन कौन से हैं। जैसे ब, नाम में बा उपसर्ग जुड़ा, ब नाम। दौलत में बा उपसर्ग जुड़ गया, ब दौलत। दस्तूर में बा उपसर्ग जुड़ गया, ब दस्तूर। इसी प्रकार से बे, ईमान में बे जुड़ गया, बेईमान। चैन में बे जुड़ गया, बेचैन। परवाह में बे जुड़ गया, बेपरवाह। अब बद उपसर्ग। सूरत में बद जुड़ गया, बदसूरत। शक्ल में बद जुड़ गया, बदशक्ल। और नाम में बद जुड़ गया, बदनाम। देखिए इनके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से ला उपसर्ग। ला जवाब में जुड़ गया, लजवाब। परवाह में ला जुड़ गया, लापरवाह। और अचार में ला जुड़ गया, लाचार। ठीक है, या चार में ला जुड़ गया तो लाचार। अब देखिए इस तरह से उपसर्ग जुड़कर किस तरह से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ठीक है बच्चों, आशा है आप लोग को उपसर्ग समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं प्रत्यय पर। अब देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं।
उपसर्ग की तरह इनको भी ना तो सार्थक खंडों में विभक्त किया जा सकता है और ना स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अधिकांश विद्वानों ने इन्हें प्रत्यय की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से देखिए कि प्रत्यय क्या है, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि उपसर्गों की तरह इनको भी ना तो सार्थक खंडों में विभक्त किया जा सकता है और ना स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अर्थात ना तो इनको हम तोड़ सकते हैं और ना हम इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से भी इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनके अर्थ तभी होते हैं जब ये किसी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो प्रत्यय शब्दांश मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे उपसर्ग में हमने पढ़ा था कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं, उसी प्रकार से प्रत्यय जो होते हैं वे मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। यौगिक शब्द का मतलब कि शब्द प्रत्यय से जुड़कर एक नया शब्द बनता है। ठीक है, अब आपको पता चला कि प्रत्यय क्या होता है। अब देखिए आपकी किताब में भी है किस तरह से परिभाषा दी है। दो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसी बात को मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि शब्दों के अंत में ये लगते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं मूल शब्द के और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे धन वान, धन मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। धनवान बन के मिलकर बना धनवान। पढ़ आई, पढ़ मूल शब्द है, आई प्रत्यय है, बना पढ़ाई। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है जिन शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे होनहार, अब हार मूल शब्द है, हार जो है ये प्रत्यय है, होन मूल शब्द है और होन के साथ हार जुड़ गया तो होनहार। या पालन मूल शब्द है और इसके साथ हार प्रत्यय जुड़ गया तो पालनहार। इसी तरह सुन मूल शब्द है, सुन के साथ वाई प्रत्यय जुड़ा सुनवाई। कार मूल शब्द है और कार के साथ वाई जुड़ा कारवाई। अब इसमें अक प्रत्यय है और गाय, गाय के साथ अक प्रत्यय जुड़ा गायक। पाल मूल शब्द है, इसके साथ अक प्रत्यय जुड़ा पालक। इसी तरह से इधर देखिए का प्रत्यय है और बैठ मूल शब्द है, बैठ के साथ का जुड़ गया बैठक। घट मूल शब्द है, घट के साथ क जुड़ गया घटक। इसी प्रकार से पत्र मूल शब्द है, पत्र के साथ कार प्रत्यय जुड़ा पत्रकार। कला मूल शब्द है, कला के साथ कार प्रत्यय जुड़ा कलाकार। आ प्रत्यय है और भूख मूल शब्द है, भूख के साथ आ प्रत्यय जुड़ा भूखा। प्यास मूल शब्द है, इसके साथ आ प्रत्यय जुड़ा प्यासा। ठंड मूल शब्द है, इसके साथ आ प्रत्यय जुड़ा ठंडा। तो ये हो गया कृत्य प्रत्यय। इसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय धातुओं को जोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। ई, ई प्रत्यय धन मूल शब्द है, इनमें ई प्रत्यय जुड़ा धनी। लाल मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा लालच मूल शब्द है, इसके साथ ई प्रत्यय जुड़ा लालची। इसी प्रकार से आई प्रत्यय बुरा मूल शब्द है, इसमें आई जुड़ गया बुराई। ठकुर मूल शब्द है, इसके साथ आई प्रत्यय जुड़ा ठकुराई। फिर है इन प्रत्यय, नमक मूल शब्द है, अब नमक के साथ इन प्रत्यय जुड़ा नमकीन।
रंग मूल शब्द है, इसके साथ इन प्रत्यय जुड़ा, हो गया रंगीन। वां प्रत्यय 5 मूल शब्द है, 5 में वां प्रत्यय जुड़ गया, पांचवा। 10 मूल शब्द है और 10 में वा प्रत्यय जुड़ गया, 10वां। आहट, अब कड़वा मूल शब्द है और कड़वा के साथ आहट प्रत्यय लग गया, कड़वाहट। अब घबरा मूल शब्द है, इसके साथ आहट जुड़ गया, घबराहट। इसी प्रकार से देखिए आना प्रत्यय, साल मूल शब्द है, इसमें आना प्रत्यय जुड़ा, सालाना। जुर्म मूल शब्द है, इसमें आना प्रत्यय जुड़ा, जुर्माना। रोज मूल शब्द है, इसमें आना प्रत्यय जुड़ा, जुर्माना, रोजाना सॉरी। कभी कभी दो भाषाओं के शब्द मिलकर भी शब्द बन जाते हैं। क्या कह रहा है? कभी कभी दो भाषाओं के शब्द मिलकर भी शब्द बन जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी व हिंदी, गाड़ी जो है ये हिंदी शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। तब इसी प्रकार से बता रहे हैं कि दो भाषाओं के शब्द मिलकर भी शब्द बन जाते हैं, जैसे दो भाषाओं, एक अंग्रेजी का शब्द रेल और गाड़ी हिंदी का शब्द रेलगाड़ी। वर्ष संस्कृत का शब्द, गांठ हिंदी का शब्द वर्षगांठ। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को यह अध्याय शब्द रचना अवश्य समझ में आया होगा, जिसमें हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया। तो बच्चों आप लोग अब इसका अभ्यास करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम आपसे निरंतर जुड़े रहें अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातों के साथ। जय गुरुदेव।